नमस्कार, स्वदेश खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। तो बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अहम खबर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कल अपनी जुलाई सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का तिमाही दर, तिमाही मुनाफा 11.4% बढ़कर 13,680 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा कंपनी ने रिटेल सेगमेंट में अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। ऑयल टू केमिकल्स यानी ओटीसी सेगमेंट और डिजिटल सर्विसेज बिजनेस में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। रिलायंस के नतीजों को कैसे देखा जाए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ। तो अजय, हमें बताएं कि रिलायंस के नतीजे बाजार की उम्मीदों के हिसाब से कैसे रहे हैं और ये भी समझाएं कि नतीजों में क्या क्या खास बातें रही हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के जो नतीजे आए हैं वो क्लियरली बाजार की उम्मीदों से थोड़े बेहतर आए हैं। और ये मत भूलिए कि बाजार ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक एक महीने में 10% ऊपर गया है। सो ऑलरेडी बाजार एक स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। इन्होंने आके थोड़ा नंबर और ज़्यादा अच्छा बेटर दे दिया। कैसे दिया? एक तो रिटेल बिजनेस बहुत सॉलिड तरीके से रिबाउंड किया है सिक्वेंशियली। जियो बिजनेस बहुत सॉलिड तरीके से रिबाउंड किया है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था। लेकिन ऑयल टू केमिकल जो ओटीसी बिजनेस है, जिसमें पेटकेम है, रिफाइनिंग है, वो उतना वीक नहीं था। बाजार को लग रहा था कि वो एक ड्रैग होगा, लेकिन वो ड्रैग नहीं था। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी उन्होंने और उसकी वजह से ओवरऑल नंबर बहुत सॉलिड दिख रहा है। टॉप लाइन बेटर है, बॉटम लाइन बेटर है, एबिटा स्लाइटली ऑन द लोअर साइड है, बट इंटरनल स्ट्रॉन्ग है नंबर्स के। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी दिखा रही है कि मोमेंटम शायद यहाँ से जारी रहेगा। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि बाजार इन नंबर्स को कैसे लेता है। हम जब ट्रेड के लिए ओपन होंगे मंडे को, तो बाजार का रिएक्शन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट परफॉर्मेंस तो सिक्वेंशियली बहुत स्ट्रांग थी, स्लाइटली ऑन द हायर साइड। जो बाजार सोच रहा था उससे थोड़ा बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है इस क्वार्टर। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताते हैं हम आपको। आज आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आएंगे। क्या नतीजे कंपनी के अनुमान के मुताबिक रहेंगे या नहीं, इस पर पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं और एचडीएफसी बैंक के बेहतरीन नतीजे ऑलरेडी देख चुके हैं और इसमें भी उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 20% का ग्रोथ देखने मिलेगा और जो पैट है उसमें भी 20% का इजाफा देखने मिलेगा। अगर कुछ फैक्टर्स देखें आप टू वॉच में, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो निम्स होते हैं वो स्टेबल एक्सपेक्टेड है और जो सबसे फास्ट ग्रोइंग बैंक का एक्सपेक्टेशंस है और अच्छी फ़ी जो कोर फ़ी ग्रोथ है वो भी देखने मिलेगी। रिकवरी और स्लिपेजेस पे भी नज़र रहेगा और याद रखिए आपके एडवांसेस और आपके जो डिपॉजिट्स हैं उनमें भी आपके डबल टीन डिजिट पे ग्रोथ देखने मिलेगा और कासा रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट देखने की अनुमान है। तो ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक के जो है अच्छे नतीजे का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी एनबीएफसीएस के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया है। सभी एनबीएफसीएस को 90 दिनों के एनपीए रिकॉग्निशन नियमों में डाला जाएगा। रिजर्व बैंक ने एनबीएफसीएस के आईपीओ फंडिंग के नियमों में भी बदलाव किया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, आखिर क्या है ये स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क और इसकी क्यों जरूरत पड़ी है? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसीज के रेगुलेशंस के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशंस जारी किए हैं। ये इसलिए जारी हुए हैं क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो एनबीएफसीज हैं, एक तो उनका रेगुलेशंस तय नहीं था, कई जगह रेगुलेटेड नहीं थे और जहां था भी वो सबके लिए समान था। तो आरबीआई का कहना है कि आप सारी जो कंपनियां हैं वो जब समान नहीं है तो रेगुलेशंस क्यों समान हो, तो वो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। फॉर एग्जांपल जो सबसे बेस लेयर है वो रखी गई है 1000 करोड़ रुपए से कम वाली एनबीएफसीज, जिनका एक अलग रेगुलेशंस होगा, मतलब कम स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन होगा। उसके ऊपर की जो लेयर है वो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर वाली लेयर है और जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, इनफैक्ट जो 10 कंपनियां हैं उन पर आरबीआई कड़ी नजर रखेगा और वहां पर जो रेगुलेशंस हैं वो भी सख्त होंगे।
इसलिए क्योंकि अगर ये कंपनियां फेल होती हैं, इनमें कुछ गड़बड़ होता है, तो उसका जो डोमिनो इफेक्ट है वो बाकी फाइनेंशियल सेक्टर पे भी देखने को मिलता है। आपने यही उदाहरण देखा था IL&FS के मामले में। तो इसमें जो रूल्स की बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण रूल ये डाला है कि IPO फाइनेंसिंग के लिए आप 1 करोड़ रुपए पर बोरोवर से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, और ये भी बोला है कि जो NBFCs हैं वो अपने मानक और भी स्ट्रिंजेंट तय कर सकती है। इसके अलावा जो NPAs हैं उनको आपको बैंकों की तरह ही 90 दिन में डिक्लेयर करना होगा। इसके लिए 3 साल का ग्लाइड पाथ दिया गया है, पहले 150 दिन, फिर 120 दिन, और फिर तीसरे साल जो 2026 में आपको 90 दिन में NPA को घोषित करना पड़ेगा। शुक्रिया अंकुर तमाम डिटेल्स के लिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं। सिटी बैंक के रिटेल कारोबार के लिए कई बड़े बैंकों ने बोलियां भेजी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि 22 अक्टूबर तक करीब 4 बड़े बैंकों ने अपनी बोलियां भेजी हैं। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हो सकते हैं। ये बोलियां किस भाव पर हैं और कब तक इसके बीडर का नाम फाइनल हो जाएगा, ये जानने के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास एक बार फिर। जी अंकुर, बताएं। जी हाँ, सिटी बैंक इंडिया के रिटेल एसेट्स बिजनेस के लिए प्राइवेट बैंकों ने बोलियां लगाई हैं, और हमें जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ तक कि इंडसइंड बैंक ने भी जो सिटी बैंक के रिटेल एसेट्स हैं उसके लिए बोलियां सबमिट की हैं। आपको हम ये भी बता दें कि जो सिटी बैंक इंडिया ने अपना वैल्यूएशन सीख किया था वो करीब $2 बिलियन का था, बट ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस भाव पर ये बोलियां यहाँ पे सबमिट की गई हैं। जो सिटी बैंक का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है भारत में वो था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। एक दशक पहले उसका मार्केट शेयर करीब 20% था, जो कि अब गिरकर 4% तक रह गया है। और जब सिटी बैंक इंडिया ने घोषणा की थी, इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पर घोषणा हुई थी कि 13 कंट्रीज से वो बाहर निकले थे जिसमें भारत एक था, तब से अभी तक रिटेल कस्टमर्स में काफ़ी गिरावट आई है, और जो क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स हैं उनमें भी करीब 1 लाख कस्टमर्स कम हो गए हैं। तो देखना ये होगा कि किस भाव पे ये बोलियां आती हैं और कब तक जो सूटर है उसका चुनाव हो सकता है। उधर पेटीएम के IPO का रास्ता साफ हो गया है। इसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को मार्केट रेगुलेटर की ओर से हरी झंडी मिल गई है। पेटीएम का IPO इस साल नवंबर मध्य में लिस्ट हो सकता है। कंपनी ने जुलाई में सेबी में IPO के लिए ड्राफ्ट दाखिल किया था। पेटीएम के सॉफ्ट बैंक, बर्कशायर हैथवे और ANT फाइनेंशियल निवेशक हैं। इसमें 50% OFS के जरिए और 50% फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। इश्यू का साइज 16,600 करोड़ रुपए है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO है। इसके पहले करीब 1 दशक पहले कोल इंडिया का IPO आया था जो 15,000 करोड़ रुपए का था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ब्यूटी स्टार्टअप नायका का भी IPO 28 अक्टूबर को खुलेगा और 1 नवंबर को बंद होगा। कंपनी ने इस IPO के जरिए 5,200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। आपको यहां बता दें कि कंपनी ने इशू के लिए प्राइस बैंक जारी कर दिया है जो कि 1,085 से 1,125 रुपए है। इसका लॉट साइज 12 शेयरों का है। IPO में 630 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू होगा। वहीं ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर और शेयर धारक 4,19,72,660 शेयरों की बिक्री करेंगे। पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर फाल्गुनी नायर ने साल 2012 में नायका को शुरू किया था और कंपनी ऑनलाइन बिक्री के साथ साथ रिटेल आउटलेट्स के जरिए भी बिक्री करती है। खास बात यह है कि नायका IPO लाने वाली पहली ऐसी यूनिकॉर्न है जो मुनाफे में चल रही है। साल 2022 में इसकी कमाई 1,860 करोड़ रुपए रही है। चले गुड न्यूज बताते हैं अब आपको। करीब 1.5 साल बाद महाराष्ट्र के सिनेमा एक बार फिर गुलजार हो गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। ET नाउ की सीनियर एडिटर तमन्ना इनामदार ने बात की फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा और PVR कार्निवाल सिनेमा हॉल के मालिकों से और ये जानने की कोशिश की क्या सिनेमा घरों में एक बार फिर रौनक लौटेगी या इसके लिए करना होगा अभी फिलहाल
थोड़ा और इंतजार। महाराष्ट्र में आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। देश के कई सारे राज्यों में अभी सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में आज पहला दिन है जब थिएटर खुले हैं सेकेंड वेव के बाद। बहुत बड़ा दिन है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आप ये सोचिए कई कंपनियों की 20% इनकम सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई से आती है। इसका क्या मायने हैं इंडस्ट्री के लिए, ये बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं कमल ज्ञानचंदानी, पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ, संजय गुप्ता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, कुणाल साहनी, सीओओ कार्निवल सिनेमाज, और कोमल नाटा, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट। बहुत बहुत स्वागत आप सबका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कमल जी, सबसे पहले बताइए कि क्या आपको पूरी उम्मीद है कि लोग वापस थिएटर आ जाएंगे? जी, ना सिर्फ उम्मीद है पर पूरा विश्वास है कि लोग सिनेमास में आएंगे, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से जितने भी बाकी बड़े राज्य हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब, तेलंगाना, साउथ में, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे पिछले 2-2.5 महीने से चल रहे हैं और यहाँ पे रेगुलरली फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। साउथ में जो लोकल रीजनल फिल्म्स हैं, तमिल में, तेलुगु में रिलीज हो रही हैं। नॉर्थ में, पंजाब में पंजाबी फिल्म्स रिलीज हुई हैं जो दिल्ली के काफी इलाकों में बहुत ही अच्छी चली हैं, बट पंजाब में जो उनका बिजनेस हुआ है वो कोविड के टाइम से पहले के बिजनेस से कहीं ज्यादा हो रहा है। साथ में हॉलीवुड स्टूडियोज ने अपनी फिल्म्स लगातार रिलीज की हैं। बॉन्ड अभी रिसेंटली रिलीज हुई, वेनम रिलीज हुई सोनी के द्वारा, और इन सबके नंबर्स बहुत ही इनकरेजिंग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग सिनेमास में आने के लिए पूरा तैयार हैं। और इस समय जो एक ही कमी है वो है कि बड़ी हिंदी फिल्में जल्दी से जल्दी रिलीज होना स्टार्ट हों। अब वो कमी भी पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूर्यवंशी जो एक बहुत ही बड़ी फिल्म है वो 5 नवंबर दिवाली के इमीडिएटली बाद रिलीज हो रही है। और मेरे ख्याल से बस को देखते हुए मूवी की ये तय है कि जो सूर्यवंशी की एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिर्फ उनको ना सिर्फ पूरा करेगी बट एक्चुअली एक्सीड करेगी। वाह। कोमल नाटा जी, सिनेमा जाना एक रिवाज रीति एक तरह से है, बहुत भारतीयों के लिए, बहुत परिवारों के लिए, हमारी रग रग में है ये। लेकिन पिछले 2 सालों में ये आदत सी टूट गई है और लोग एक एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो इतने पैसे एक टिकट पर देंगे, फिर 200-250 रुपए की पॉपकॉर्न खरीदेंगे, फिर बीच बीच में मास्क लगाकर मूवी देखेंगे, वो भी एक एक सीट छोड़कर? ये सारे सवाल भी आज हैं इंडस्ट्री के सामने है, लेकिन इनका जवाब ये है कि यस, वो रुपए खर्च करके जाएंगे, वो बाहर ऑडिटोरियम से बाहर खाना पीना करेंगे, वो मास्क लगा के फिल्म देखेंगे, क्योंकि वो ऊब चुके हैं, घर बैठ के ऊब चुके हैं, घर पर मनोरंजन कंज्यूम करके ऊब चुके हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में और शोज देखकर ऊब चुके हैं, और वो सिनेमा एक्सपीरियंस जो उन्हें चाहिए उसके लिए बेताब है, बेसब्र है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम जाएं। सिनेमा एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है, आपको मजा आता है। आपके बाजू में कौन बैठा है आपको नहीं पता, शायद आप कभी नहीं मिले हो, शायद कभी मिलोगे भी नहीं, लेकिन एक साथ रोना, एक साथ हंसना, एक साथ सीटी और ताली बजाना, वो एक्सपीरियंस आपको घर बैठ के नहीं मिल सकता है। और सिनेमा का मजा वही है, एक ग्रुप एक्सरसाइज है जिसके लिए लोग तरस रहे हैं सिनेमा घर में। और ये प्रूव होता है क्योंकि पंजाबी फिल्म्स या तेलुगु तमिल फिल्म्स, उनका बिजनेस, मैं पंजाबी फिल्मों का बिजनेस कहूंगा, एक फिल्म लगी पुआड़ा, हिट हुई, उसके कुछ हफ्तों बाद लगी चल मेरा पुत 2, सुपर हिट हुई, उसके 2 हफ्तों बाद या 3 हफ्तों बाद लगी किस्मत 2, सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद चल मेरा पुत 3 रिलीज हुई। चल मेरा पुत 2 मल्टीप्लेक्सेस में चल रही है, उसके साथ साथ चल मेरा पुत 3 भी रिलीज हो गई, क्योंकि वो फिल्म लॉकडाउन के दौरान शूट हुई थी, वो भी बड़ी हिट हो गई। और उसके बाद आई हौसला रख, वो ब्लॉकबस्टर हो गई। तो इमेजिन, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, पैसे देख ही देख रहे हैं ना लोग। और वही इंसान है जो पंजाबी सिनेमा देख रहे हैं, वही इंसान है जो बॉलीवुड देखेंगे, बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे। कहने का मतलब है कि वो भी लोग हैं, हम भी लोग हैं। तो वो वहां अगर फिल्में हिट हो रही है तो कोई कारण ही नहीं है कि यहाँ फिल्में हिट नहीं होगी। हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर्स, सारी चीजें देखने को मिलेगी।
वाह, ये तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कोमल नाटा। संजय गुप्ता, क्या आप इस ऑप्टिमिज्म को एको करते हैं? क्या आप इससे अग्री करते हैं कि लोग आएंगे बड़ी फिल्में देखने और बोर हो चुके हैं घर पर, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पिक्चरें देख रहे हैं, आराम से अपना खाना मंगा रहे हैं ऐप पर, लेकिन सिनेमा हॉल भी आएंगे और सारे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद आकर भारी नंबर्स में देखेंगे? क्या आप इस व्यू से अग्री करते हैं? मैं सबसे पहले तो कहूंगा कोमल जी के मुंह में घी शक्कर, जो भी ये बोल रहे हैं वो सच हो, और डेफिनेटली हम फिर से वही नज़ारा देखें जो प्री कोविड देखा था। पर मैं उतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी आदतें बदल चुकी हैं, काफ़ी आदतें बढ़ चुकी हैं। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं जब फ्लाइट में भी ट्रैवल करता हूँ 1-2 घंटा मास्क लगा के जब बैठना पड़ता है, it becomes a problem for me. Maybe it is a personal thing. So I don't know कि अगर मैं थिएटर में जाके मास्क लगा के उतनी देर अकेला एक सीट पे बैठ के कितना एंजॉय करूंगा, वो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ। और रिस्ट्रिक्शंस हैं, 50% ऑक्यूपेंसी है, ये सब तो नंबर्स जो हैं वो पहले जैसे तो होने के लिए बहुत टाइम है अभी। कुणाल, क्या सेफ्टी के लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि जो ये देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हाँ हम जाना चाहते हैं, वो भी बोर हो चुके हैं घर पे, लेकिन एक थॉट आता है दिमाग में कि मेरे बगल में जो बैठा है क्या उसका डबल वैक्सीन हो चुका है, एक ही एयर ब्रीथ कर रहे हैं, इंटरनल वेंटिलेशन सिस्टम है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक से फॉलो कर रहे हैं जो थिएटर ओनर्स हैं, प्रॉपर्ली हो रहा है सारा? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो हम रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं सिनेमा को लेके, हमने ऑलरेडी देख लिया है बाकी राज्यों में और महाराष्ट्र में सिनेमा छोड़ के बाकी सारी चीज़ें खुली हैं, जिसको हम रेस्टोरेंट्स, मॉल, ट्रेन, बसेस। और आज जो इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं, ये एक न्यू लिविंग है, नॉर्मल है, जिसके साथ हम जीना सीख गए हैं। तो मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, ये पहले एक बहुत बड़ी चुनौती थी और हमने कभी आज तक किया नहीं था, बट आज एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीजें हो गई है। तो रिस्ट्रिक्शंस ना बोल के सिनेमा भी एक नॉर्मल है, लोगों ने जैसे एक्सेप्ट किया है, रेस्टोरेंट, मॉल, ट्रेन, बसेस, फ्लाइट सब खुल जा रही है, वैसे सिनेमा घर भी डेफिनेटली खुल जाएंगे। ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये न्यू लिविंग है, जिसके साथ लोग आज 18 महीनों में सीख गए हैं जीना। उनको ये एक बोझ नहीं लगता, एक नॉर्मल लाइफ लगती है, और हम सबको भी। दूसरा जो आपका सवाल था कि प्रिकॉशंस और ये सब की बात है, ये हमने पिछले सब 6 महीने में हमें खोलने की परमिशन थी, और अब जब 3 महीने से हम बाकी राज्य में खोल रहे हैं, हमने ये सारा प्रूफ किया है कि कोई भी एक केस या एक वॉल्यूशन किसी भी सिनेमा घर में नहीं हुआ है, चाहे वो स्टाफ को लेके हो, चाहे वो शो रिस्ट्रिक्शंस को लेके हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हो। तो सारे सिनेमा घरों ने पूरे देश में ये प्रिकॉशंस लिए हैं। अब जब हमें बोला गया है कि स्टाफ का डबल वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो हमने वही स्टाफ को रखा है जिसे डबल वैक्सीनेशन है। चलिए जरा क्रिकेट के मैदान की ओर रुख कर लेते हैं। रविवार को T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में रेस्टोरेंट, थिएटर और क्लबों में मैच की लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके लिए बुकिंग भी लगभग फुल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। वहीं दिल्ली, NCR, चेन्नई, बेंगलुरु और पंजाब में भी टिकट तेजी से फुल हो रहे हैं। उधर मुंबई में थिएटर और रेस्टोरेंट खुलने के बाद ये पहला बड़ा इवेंट हो रहा है, जिससे अच्छी कमाई की उम्मीद की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप में हुए 5 मुकाबले भारत ने जीते हैं और फैंस को उम्मीद है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेगा। आगे बढ़ते हैं। प्याज, आलू समेत सब्जियों की बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार ने सफाई पेश की है। सरकार का कहना है कि कीमत में बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। सरकार ने माना है कि खाने के तेल की कीमतें पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहीं, लेकिन अब दामों में कमी आने लगी है। सरकार कीमतों को काबू में रखने की कोशिश में जुटी है और इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। तो खाने पीने की चीजों की महंगाई को लेकर सरकार का और क्या कहना है, इस पर ET नाउ स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित ने बात की फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी सुधांशु पांडे से।
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी मिस्टर सुधांशु पांडे जी हैं। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि खुदरा बाजार में रिटेल में जो हम चाहे आलू प्याज या किसी भी कमोडिटी का जिक्र करें, कीमतें बढ़ी हुई हैं, सरकार इसको किस तरीके से देख रही है, क्या एक्शन ले रही है और आपको क्या लगता है कि आगे चल करके ये कितना नियंत्रित आप इसको कर पाएंगे? देखिए, आलू के दाम गिरे हुए हैं, आपको हमने अभी दिखाया। प्याज भी पिछले साल के मुकाबले दाम गिरे हुए हैं। प्याज के लिए ऑलरेडी हमने जो है बफर स्टॉक से रिलीज करना शुरू कर दिया है और राज्यों को और जो कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं लाइक सफल, उनको हम 26 रुपए में एक गोडाउन प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। जो भी राज्य हमसे मांग रहा है उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लगता है त्योहारी सीजन में ये जो लगातार महंगाई का जिक्र हो रहा था, ये नियंत्रित रहेगी, काबू में रहेगी? नियंत्रित रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार भी इसके ऊपर प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार उनके साथ चर्चा बनी हुई है। एडिबल ऑयल को लेकर के आपका ये दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें भले ही बढ़ रही हो लेकिन भारत में स्थिति काफ़ी काबू में है। क्या इसके पीछे की वजह देख रहे हैं और आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, एक तो हमने ड्यूटीज़ के ऊपर, जबकि सरकार को उसमें काफ़ी रेवेन्यू का नुकसान होता है, लेकिन सरकार ने पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए ड्यूटीज़ को बिल्कुल स्लैश कर दिया। स्टॉक लिमिट्स इम्पोज करने का ऑथराइज कर दिया राज्य सरकारों को और डिस्क्लोजर के लिए भी उन्होंने बाध्यता डाल दी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में। तो ये सारे कदम, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जैसे मैंने बताया कि पहली बार मस्टर्ड का जो है करीब 10 लाख टन जो है वो बढ़ा है। जो स्टॉक लिमिट का आप जिक्र कर रहे हैं, राज्य इसमें अभी तक एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्या उनसे कोई बातचीत? राज्यों के साथ बातचीत हो रही है। उनके लिए भी चूंकि अब ये स्टॉक लिमिट्स लगाना उन्होंने बंद कर दिया था, बिल्कुल, इसलिए वो क्वांटिटीज डिसाइड कर रहे हैं कि किस राज्य के लिए क्या क्वांटिटी होनी चाहिए और किस कैटेगरी पे क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो सर प्राइजेस की जो रिपोर्टिंग होती है, यानी कि जो दाम आप एवरेज देश के सामने प्रस्तुत करते हैं और जो एक्चुअल में लोग खरीदते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है और इसको लेकर के जनता में नाराजगी भी रहती है, तो प्राइस रिपोर्टिंग को लेकर के नया कदम हम क्या देख सकते हैं? देखिए, ये 167 सेंटर पूरे देश में जो है वहाँ से प्राइस रिपोर्ट होता है और ये उसका एवरेज होता है जो हम आपको शो करते हैं। तो अलग अलग सेंटर्स पे वेरी कर सकता है, अलग अलग राज्यों में वेरी कर सकता है, लेकिन वो डाटा हम आपसे शेयर कर सकते हैं जिससे कि पब्लिक को पता रहे कि क्या एवरेज प्राइस है और क्या किस राज्य में या किस सेंटर पे प्राइस है। राइस ब्रांड ऑयल को आप लगातार पुश कर रहे हैं। फिलहाल जो एनुअल कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो 11 लाख मेट्रिक टन का है। अब आप राइस ब्रांड ऑयल को और आगे ले जाने के लिए राज्यों के साथ किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्या मीटिंग हुई है और क्या विजन है आपका? जितनी भी राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर हम राज्यों से कह रहे हैं और उन्होंने माना भी है, उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि हम राइस ब्रांड का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट अपने यहाँ पॉलिसी में इंक्लूड करेंगे। कुछ राज्यों ने ऑलरेडी कदम उठाया है, जैसा मैंने आपको बताया। तो हम 8 से 9 लाख मीट्रिक टन जो है राइस ब्रांड ऑयल और प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार त्योहारी सीजन में खाद्य तेल की कीमतों को काबू रखने की पूरी कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्यों को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है जिसमें खाद्य तेल और तिलहनों की स्टॉक लिमिट निर्धारित करने को कहा गया है। आपको बता दें, इससे पहले 8 अक्टूबर को सरकार ने राज्यों को तेल और तिलहन की जमाखोरी रोकने का आदेश जारी किया था और अपने यह सप्लाई के आधार पर स्टॉक लिमिट की सीमा तय करने की छूट दी थी। खाद्य तेल की कीमतों को काबू रखने के लिए 25 अक्टूबर को राज्यों के साथ सरकार की एक अहम बैठक भी होने जा रही है। तो उधर पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 33 से 37 पैसे, तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद गृह मंत्री का ये पहला दौरा है जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में अमित शाह सबसे पहले राजभवन में हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। हाल की आतंकी घटनाओं को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री केंद्र शासित राज्य
युवाओं से भी मिलेंगे। वहीं अमित शाह श्रीनगर से शारजाह और यूएई के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं दौरे के दूसरे दिन वो जम्मू जाएंगे। वो एक जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जानकारी के मुताबिक एप्पल स्मार्टफोन लवर्स को जल्द ही तोहफा मिलने वाला है। दरअसल कंपनी अगले साल यानी 2022 में एलसीडी डिस्प्ले के साथ ही फीचर्स और कनेक्टिविटी अपग्रेड के साथ नया आईफोन SE मॉडल लॉन्च कर सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि नए आईफोन SE मॉडल में नया 5nm A15 बायोनिक चिपसेट होगा जो 5G नेटवर्क पर काम करेगा। अगर बात करें कीमत की तो इस स्मार्टफोन की कीमत $399 हो सकती है। आईफोन SE 3 में यूजर्स को पहले से बेहतर परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है, जिससे स्मार्टफोन चलाने का एक्सपीरियंस पहले से काफी बेहतर होगा। संसद का विंटर सेशन नवंबर के चौथे हफ्ते से शुरू हो सकता है। ये सत्र लगभग 1 महीने चलेगा, जिसमें 20 बैठक होने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा, क्रिसमस से पहले 23 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। महामारी की वजह से पिछले साल संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया था और इस बार सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के साथ इसका आयोजन किया जाएगा। ये सत्र इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले ये सत्र होने जा रहा है। चलिए इसी के साथ स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।